सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण माला के तहत हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों का प्रकरण आपके सामने लेकर आया हूँ। हिंदी विराम चिन्ह अंक 12 आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज का प्रकरण में सबसे पहले हम विराम चिन्ह की ओर चलते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव। हम अपनी बात को रखने, उसको अच्छी तरह से समझाने, अभिव्यक्त करने, आश्चर्य प्रकट करने के लिए कहीं पर थोड़ा रोकते हैं, कहीं पर आधा रोक दे, कहीं पर पूरा रोकते हैं। इस ठहराव को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी में विराम चिन्ह होते हैं। तो भाषा के लिखित स्वरूप में जब हम इस बात को अभिव्यक्त करते हैं तो वहाँ पर हमें चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो जिन चिन्हों की हमें आवश्यकता होती है भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बात कहने के लिए, जिन चिन्हों की हमें आवश्यकता होती है वे सारे ये विराम चिन्ह हैं। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। यह उदाहरण भी बहुत प्रचलन में है। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर भी ये उदाहरण मैं यहाँ पर चलाऊँगा। जिसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। देखिए ध्यान से सुनेंगे, रोको मत जाने दो। इसमें क्या है, हमने रोको के आगे अल्प विराम लगाया। अल्प विराम हमने रोको के आगे लगाया और आगे का हुआ कि हमने पूरा वहीं से लिखा मत जाने दो। उसके बाद हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। दूसरे वाक्य में हमने क्या किया, रोको मत, उसके बाद हमने अल्प विराम लगाया, फिर लिखा जाने दो। अब देखेंगे इन दोनों वाक्यों में क्या हुआ। जो पहले वाक्य में हमने रोको के आगे क्या लगाया, कॉमा लगाया, अल्प विराम लगाया, तो उसका अर्थ है रोको उसे मत जाने दो। रोको मत जाने दो मतलब मत जाने दो उसको। दूसरे वाक्य में हमने क्या किया, रोको मत के आगे अल्प विराम लगाया, यानी उसे रोको मत जाने दो। इस तरह से होगा। ये विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अगर हम विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग करते हैं तो हमारा जो हम कहना चाह रहे हैं वह बात उसी भाव से, उसी संप्रेषणीयता से अभिव्यक्त होती है। यदि विराम चिन्हों का जो है हमने गड़बड़ प्रयोग कर दिया, अगर हमें सटीक प्रयोग नहीं किया, तो भाषा की संप्रेषणीयता जो है समाप्त हो जाती है। उसका जो सुबोध स्तर है, जो सरसता है, उसकी सरलता है और उसकी जो बोधगम्यता है, जो उसकी संप्रेषणीयता है, वह समाप्त हो जाती है। तो विराम चिन्हों का यह महत्व है कि इनका हमने सटीकता से प्रयोग करना है। आपके सामने जो है मैं 20 विराम चिन्ह को लेकर आया हूँ। आपको अधिकांश पुस्तकों में ये 20 विराम चिन्ह नहीं मिलेंगे। तो इसको मैंने जो है एक प्रकरण पहले भी हिंदी विमर्श के फेसबुक ग्रुप पर भी मैंने ये पोस्ट कर रखा है और आपके सामने ये आज लेकर आया हूँ। तो ये सारा अब मेरा अपना शोध है और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पास जो है अत्यल्प संसाधनों में यह वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पर बोर्ड पर जो है इतना सब कुछ लिखा जाना संभव नहीं है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा और स्क्रीन पर भी ये सारा विवरण चलता जाएगा। तो जो पहला विराम चिन्ह है वो अल्प विराम है, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर है अवतरण या उद्धरण चिन्ह जिसको बोलते हैं। इसमें एक एकहरा होता है, एक दोहरा अवतरण चिन्ह होता है, फिर है योजक चिन्ह जोड़ने वाला, फिर है कोष्टक चिन्ह, ये है छोटा कोष्टक, ये मंझला, ये बड़ा है, फिर है विवरण चिन्ह, फिर है लोप चिन्ह, है विलोपन चिन्ह भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह, इसको हंसपाद चिन्ह भी बोलते हैं। इसके बाद है संक्षेपक, लाघव या बुलेट चिन्ह, ये देखिएगा कैसे लिखा बना हुआ है। उसके बाद है निर्देशक या रेखिका चिन्ह, उसके बाद है तुल्यता बोधक चिन्ह, उसके बाद है संकेत चिन्ह, स्टार बना हुआ है। उसके बाद है समाप्ति सूचक चिन्ह, फिर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, उसके बाद है उप विराम चिन्ह, उसके बाद है तारक पद टिप्पणी चिन्ह और 20वां है संबोधन चिन्ह। तो ये 20 चिन्हों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, 20 विराम चिन्हों के बारे में। और एक छोटी सी बात आपके ज्ञातव्य यहाँ पर कह रहा हूँ कि चिन्ह जो है इस तरह से लिखेंगे। अधिकांश जगह जो है चिन्ह जो है तो क्या लिखा रहता है, हा पूरा लिखा रहता है और ना
ना भी पूरा लिखा रहता है, या हा पूरा लिखा जाता है, ना पर हल लिखा रहता है। ऐसा नहीं होगा। उसका अर्थ अगर हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण होगा चिन्ह, लेकिन इसका उच्चारण होता है चिन्ह। ह का ह के साथ अ उच्चारित नहीं होगा, चिन्ह, चिन्ह। ह पर क्या लगा है? ना। तो ये आज हम जो है 20 विराम चिन्हों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अल्प विराम सबसे पहला हमारा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अल्प विराम। तो अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर ठहरना, जिसे अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं। जो हमारा पहला विराम चिन्ह है वह अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना या ठहरना, इसे अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं। जैसे अब हम वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे। जैसे हम वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों या पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजन, अव्यय और की संभावना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम पदों में करेंगे, पद यानी शब्दों में हम अगर करेंगे, पद बनाएंगे, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे हम अलग अलग किसी चीज़ को प्रकट करने के लिए कैसे अल्प विराम का प्रयोग होता है, आप सामने देखेंगे, स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। अर्जुन, भीम, सहदेव और कृष्ण ने राजभवन में प्रवेश किया। देखेंगे हम इस तरह से ये अल्प विराम का प्रयोग इसलिए भी होता है कि चीज़ों को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए। अगर हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो देखेंगे, रमेश रोज़ स्कूल जाता है, पढ़ता है और वापस घर चला आता है। देखेंगे, रमेश रोज़ स्कूल जाता है, पढ़ता है और वापस घर चला आता है। तो ये देखेंगे। उसके बाद है, उठकर स्नान कर और खाना खाकर मोहन शहर गया। यहाँ अल्प विराम का द्वारा पार्थक्य को दर्शाया गया है। पार्थक्य यानी पृथकता को। उसके बाद हम अल्प विराम का कहाँ पर प्रयोग होगा ये देखेंगे, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक के कारण उस पर अधिक बल दिया जाए। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। दूसरा उदाहरण, सुनो सुनो वह गा रही है। इसके बाद समानाधिकरण शब्दों के बीच में कैसे अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे विदेह राज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। वैदेही सीता को कहते हैं। उसके बाद देखेंगे, जब कई शब्द जोड़े में आते हैं, नियम है, जब कई शब्द जोड़े में आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद अल्प विराम लगता है। जैसे संसार में सुख और दुख, रोना और हंसना, आना और जाना लगा ही रहता है। अब अगला देखेंगे, अगला नियम, क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ जो है अल्प विराम का कैसे प्रयोग होता है। जैसे उसने गंभीर चिंतन के बाद यह काम किया। यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। उसके बाद है हाँ या अस्तु के बाद। जैसे हाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद है की के अभाव में, कि जहाँ पर की नहीं आएगा, यानी जैसे कहीं मिश्र वाक्य में की आता है, उसने कहा कि वह कल बाजार जाएगा, तो इसमें की है। तो अगर यहाँ जिन वाक्यों में की नहीं होगा उसमें कैसे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मैं जानता हूँ अल्प विराम कल तुम यहाँ नहीं थे। उसके बाद संज्ञा वाक्य के अलावा, अब नियम देखेंगे अगला, संज्ञा वाक्य के अलावा मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों के बीच में कैसा प्रयोग होगा अल्प विराम का। जैसे यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता है। इसके बाद क्रोध चाहे जैसा भी हो, अल्प विराम मनुष्य को दुर्बल बनाता है। अगला नियम देखेंगे, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, जब एक ही प्रकार के शब्द जो है वाक्य के भीतर होंगे तो उनको कैसे अलग करेंगे, अल्प विराम के माध्यम से देखेंगे। राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। उसके बाद अगला नियम देखेंगे,
उद्धरण चिन्हों के पहले जैसे उसने कहा, रुकेंगे, फिर उद्धरण चिन्ह में जो क्या लिखा जाता है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह में किसी का कथन लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। अगला नियम है समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए। समय सूचक जो समय बताते हैं, ऐसे दिन या समय बताएं, ऐसे शब्दों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग देखेंगे। जैसे कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं आरंभ होंगी। अब अगला नियम देखेंगे, कभी कभी संबोधन के बाद भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता अल्पविराम, तुम आज भी स्कूल नहीं गई, पूर्ण विराम। अब देखेंगे अगला नियम, पत्र में अभिवादन समापन के साथ। कैसे देखेंगे, पत्र में जब आखिर में हम आपका, है ना, आपका आज्ञाकारी या आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका प्रिय, तो वहाँ पर हम जो है कैसे समापन करेंगे, शुरुआत में देखेंगे और किस तरह से समापन करेंगे यहाँ पर देखेंगे। जैसे पूज्य पिताजी, और आखिर में क्या लिखेंगे, भवदीय। आखिर में क्या लिखेंगे, भवदीय। इसके बाद जो हमारा अगला विराम चिन्ह है वह है अर्ध विराम। अर्ध का मतलब आधा, विराम का मतलब रुकना। तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। नंबर 2 जो हमारा चिन्ह है वह है अर्ध विराम। इसे अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग प्रायः विकल्पात्मक के रूप में ही होता है। देखेंगे नियम, जब अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम हमें रुकना पड़ता है, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अर्ध मतलब आधा रुकना, अल्प मतलब थोड़ा, इससे पहले हमने जो देखा था, अल्प मतलब थोड़ा रुकना, अर्ध विराम मतलब आधा रुकना। जैसे अब देखेंगे, अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सन्निकट है, यानी परीक्षा आने वाली है। तो हम रुके यहाँ पर बीच में, अब खूब परिश्रम करो, हम रुके और फिर लिखा हमने परीक्षा सन्निकट है। उसके बाद हमने कहा अगला जो उदाहरण है, शिक्षक ने मुझसे कहा तुम पढ़ते नहीं हो। अगला जो है उदाहरण, शिक्षा के क्षेत्र में छात्राएं बढ़ती गईं, अर्धविराम छात्र पिछड़ते गए। अब अगला नियम देखेंगे, जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर संबंध नहीं रहता, जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसके प्रधान वाक्यों में आपस में संबंध नहीं होता है, तो वहाँ पर जो है अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे सोना बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है। अगला नियम, उन पूरे वाक्यों के बीच में जो विकल्प के अंतिम समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे अब देखेंगे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, राम आया अर्धविराम, उसने उसका स्वागत किया अर्धविराम, उसके ठहरने की व्यवस्था की और उसे खिलाकर चला गया। अब अगला नियम देखेंगे, एक प्रधान पर आश्रित अनेक उपवाक्यों के बीच में। जैसे जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी का अगला उदाहरण देखेंगे, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, अर्धविराम पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः ब्राह्मण को चल पड़ा। अगला नियम अर्धविराम का अगला नियम, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए। जैसे मेहनत ही जीवन है, अर्धविराम आलस्य ही मृत्यु है। अगला इसका नियम देखेंगे, मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण, वह अपनी सफाई देता रहा, लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। दूसरा उदाहरण, जो उससे नफरत करते हैं वह उन्हें भी अपनत्व देता है। अगला तीसरा नंबर का जो विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे।
पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से विराम लेना यानी रुकना, अर्थात जब वाक्य पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, या जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में इसका खूब प्रयोग होता है। अब देखेंगे हम नियम नंबर 1, साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर। जैसे उसने कहा था, राम स्कूल जाता है, प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, यदि राहुल पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, पूर्ण विराम। अगला नियम, प्रायः शीर्षक के अंत में भी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये शीर्षक है, शीर्षकों में भी विराम चिन्ह होता है। अगला, नारी और भारतीय समाज, है ना, ऐसे शीर्षकों में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसके बाद है अगला नियम, अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। अगला नियम, काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, पूर्ण विराम, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगला जो है इसमें उदाहरण देखो, आज स्कूल में गांधी जयंती मनाई गई, पूर्ण विराम, मेहनत करोगे तो अच्छे अंक आएंगे। अगला जो चौथा हमारा है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो चौथा विराम चिन्ह है आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर किया जाए। जैसे कई बार वाक्यों में पूर्ण विराम होता है ना, उसके स्थान पर जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर किया जाता है। अब देखेंगे नियम, जहाँ लिखित या मौखिक प्रश्न पूछे जाएं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरा, जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, जब कहीं पर स्थिति निश्चित नहीं होती तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे वहाँ पर, मतलब कि ये स्थिति पक्की नहीं है। उसके बाद व्यंग्य उक्तियों के लिए, यहाँ पर व्यंग्य उक्तियाँ कही जाती हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। आपने देखा होगा कहीं पर कोई चुटकुला हो या कोई जो है कॉमेडी का सीन चल रहा हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आते लगाए रहते हैं, चाहे वो फोटो हो चाहे वीडियो हो। अब हम उदाहरण देखेंगे तो इसको तो आप अमूमन सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज स्कूल में गांधी जयंती मनाई गई, प्रश्नवाचक चिन्ह, मेहनत करोगे तो क्या अच्छे अंक नहीं आएंगे। देखिए अनिश्चितता का खेल है। तुमने फ़ोन किया था, क्या जानना चाहते थे और इस समय आने का उद्देश्य, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहाँ से आए, कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या कर रहे हो। अगला उदाहरण, कल आप कहाँ थे, आप शायद उत्तराखंड के रहने वाले हो, मतलब अनिश्चितता की स्थिति है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ ईमानदारी कैसे रहेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। इतने छात्र कैसे आ पाएंगे। अगला उदाहरण है, विवाह में मोहन, सोनू, प्रदीप आए परंतु तुम क्यों नहीं आए। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह था जिसका प्रयोग जो है प्रश्न करने के लिए किया जाता है। अगला जो चिन्ह है, महत्वपूर्ण चिन्ह है, वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखेंगे यह दो शब्दों से मिलकर बना है, विस्मयादि, विस्मय धन आदि शब्दों के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा चिन्ह जो विस्मय आदि को दर्शाता हो, बोधक मतलब बताने वाला, विस्मय आदि चीज़ों को बताने वाले को क्या क्या चीज़ें हैं वो, जब वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आदर सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमने हर्ष सूचक शब्द बताने, वहाँ पर कैसे इसका प्रयोग होगा, वाह खूब खेले, शाबाश तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया। तो ये तो खुशी प्रकट करने वाले थे। अब करुणा वाले देखेंगे हम, करुणा वाले उदाहरण देखेंगे, हे ईश्वर सबका भला करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हाय कितनी दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा दुखद। अगला है घृणा या घृणा सूचक,
जहाँ पर हमने घृणा प्रकट की हो, जुगुप्सा जिसको कहते हैं। छी, कितनी गंदी बात कर रहा है, दुष्ट को धिक्कार है, छी छी, इस तरह से यहाँ पर होगा, वहाँ पर यह विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। अगला जो है विषाद यानी गहरा दुख, हाय राम यह क्या हो गया, विषाद सूचक यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है विस्मय सूचक, सुनो रमेश पास हो गया, जहाँ पर हमने आश्चर्य प्रकट, सुनो रमेश पास हो गया, हैं क्या कह रहे हो, यानी आश्चर्य प्रकट हो रहा है यहाँ पे, विस्मय आश्चर्य प्रकट हो रहा है, अरे तुम कब आए, ये विस्मय के लिए। अगला इसमें देखेंगे हम उदाहरण, हे प्रभु देश में भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा, ये प्रार्थना की जा रही है प्रभु से, हैं। अगला है घृणा, दुष्ट पापी हत्यारे तुम अब बचकर नहीं जा सकोगे, ये घृणा के लिए है। हाय फूल सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया है, तिमिर मतलब अंधकार, ये दुख प्रकट करने के लिए है। अब अगला देखेंगे हम, जो छठवां है विराम चिन्ह, वह है आपकी स्क्रीन पर जो है दिख रहा है, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण कहते हैं जब किसी बात को ज्यों के त्यों यानी जैसे के तैसे उद्धृत किया जाता है, यानी अवतरित किया जाता है, कहीं से टिप करके हूबहू लिखाता है, वहाँ पर अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, दूसरा होता है दोहरा अवतरण चिन्ह। जो हमारा एकल और दोहरा, एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब होगा, जब हम किसी किताब, किसी साहित्यकार, किसी समाचार पत्र या किसी साहित्यकार का उपनाम, जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय उनका उपनाम है, जैसे निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इन निराला को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर एकल अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। तो एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग साहित्यकार का नाम, शीर्षक आदि लिखने में किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति नामक करुणा गीत की रचना की थी, सरोज स्मृति उनकी रचना थी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम भी हमने क्या लिखा, एक एकल अवतरण चिन्ह में लिखा, और जो उनकी रचना है सरोज स्मृति, उसको भी हमने एकल अवतरण चिन्ह में लिखा। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन द्वितीय अनामिका के प्रथम संस्करण में हुआ था। तो निराला उपनाम है, सरोज स्मृति यह कविता का शीर्षक है, और द्वितीय अनामिका ये पत्रिका का नाम है, तो इनको हमने क्या लिखा, एकल अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम अन्य उदाहरण, रामधारी सिंह दिनकर ओजस्वी कवि हैं। अगला देखेंगे, निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं। अगला देखेंगे, भारत भारती एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। अगला देखेंगे, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो हमने जो है राजस्थान पत्रिका एक प्रमुख समाचार पत्र है। अगला देखेंगे, विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, विजडन पत्रिका। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने, यहाँ पर दिनकर हो गया, निराला, भारत भारती, रामचरितमानस, राजस्थान पत्रिका, विजडन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसको हमने क्या लिखा, एकल अवतरण चिन्ह में लिखा है। आप देखेंगे दोहरा अवतरण चिन्ह कहाँ पर आएगा। दोहरा अवतरण चिन्ह क्या होते हैं, जहाँ पर हम किसी वक्ता या साहित्यकार के कथन को ज्यों के त्यों लिखते हैं। जब हम किसी की परिभाषा उठाकर ज्यों के त्यों लिखते हैं, कोई परीक्षा में लिखते हैं, तो वहाँ पर ये चिन्ह का हमको प्रयोग करना पड़ता है कि हमने ये कथन किसी का उठा करके या किसी का अवतरित या टीप करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कथन होगा, देखेंगे, पहला है, माँ मंथरा प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। राम ने कहा, अगला उदाहरण, राम ने कहा सीता अच्छी है। अगला उदाहरण है, महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। इसको हमने दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये हमने जो है दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा है। अगला जो हमारा सातवां विराम चिन्ह है वह है योजक चिन्ह। तो योजक का अर्थ जो मैंने आपको
पहले भी बताया जहाँ पर द्वंद्व समास के बारे में आपको बता रहा था, वहाँ पर योजक चिन्ह के बारे में बताया था। योजक का मतलब जोड़ने वाला। अंग्रेजी में प्रयुक्त हाइफन को हिंदी में योजक कहते हैं, इसे समास चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में अधिकतर इस चिन्ह का के स्थान पर यह डैश का प्रयोग प्रचलन में है। यह चिन्ह सामान्यतः दो पदों को जोड़ता है और दो पदों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों पदों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। दोनों पद बिल्कुल स्वतंत्र बने रहते हैं। दो पदों को जब हम जो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व तथा एवं तत्पुरुष समास में जब इसका प्रयोग होता है। सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर। देखेंगे तो सुख दुख में जो है क्या है, यहाँ पर दो शब्द हैं, सुख और दुख, माता और पिता, और प्रेम सागर, प्रेम का सागर। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में भी इसका प्रयोग होता है योजक चिन्ह में। अब है पुनरुक्त शब्दों के बीच में, जहाँ पर दोबारा कहे जाएं कोई शब्द, बार बार पुनरुक्ति जिसकी होती है ऐसे शब्दों में, जैसे धीरे धीरे, डाल डाल, पात पात, इसमें पुनरुक्ति हो रही है। उसके बाद कहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा? अगला नियम, तुलनावाचक सा सी के पहले यह लगता है, जैसे तुम सा, भरत सा भाई, यशोदा सी माता हैं। अगला नियम है शब्दों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में, जैसे 1/3, 1/4, तो इसमें जो है ये योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। 8वां जो चिन्ह है हमारा विराम चिन्ह, वह है कोष्टक चिन्ह। यहाँ पर आपको 3 कोष्टक दिखाई दे रहे हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इनका जो है छोटा कोष्टक का प्रयोग अधिकांश हिंदी में होता है, जो मंझला और बड़े कोष्टक का प्रयोग गणित जैसे विषयों में होता है। तो देखेंगे छोटा कोष्टक के बारे में यहाँ पर देखेंगे, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टक में लिखा गया शब्द प्रायः विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताता है। पहला नियम देखेंगे, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे धर्मराज पांडवों के अग्रज थे, तो धर्मराज, अब हमने इसको स्पष्ट करना तो बीच में हमने कोष्टक में क्या लिखा? युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के अग्रज थे। उसी प्रकार हमने अगला जो है यहाँ पर उदाहरण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद सादगी पसंद थे। अब कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इस नाम के तो कोई और भी हो सकते हैं, तो उस बात को हमने स्पष्ट करने के लिए क्या लिखा? ब्रैकेट में, कोष्टक में क्या लिखा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला जो नियम है, नाटक या एकांकी में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, जो कोई, अब हम जो एकांकी लिख रहे हैं, आपने देखा होगा कहीं पर एकांकी जो आपने पढ़ी होगी, एकांकी राजकुमार वर्मा की पढ़ी हों, अन्य एकांकी आपने पढ़ी हों, तो उस एकांकी में जो पात्र होते हैं, तो अगर वो पात्र जब उनके अभिनय होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हंसी के साथ होगा तो वहाँ पर उसको ब्रैकेट में लिखा रहता है स्पष्ट करने के लिए। जैसे राम हंसते हुए, अच्छा जाइए, मतलब हंसना ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो बोलेगा थोड़ी हंसना, हंसना क्या भाव, तो उस भाव को स्पष्ट करने के लिए क्या लिखा है? ब्रैकेट में लिखा हुआ, हंसते हुए। अब देखेंगे नल, खिन्न होकर, नल खिन्न मतलब दुखी होकर के, और मेरे भाग्य, तूने दमयंती को मेरे साथ बांधकर उसे भी जीवन भर कष्ट दिया, ये नल कह रहा है। तो खिन्न होकर कह रहा, तो उसका चेहरे का भाव खिन्न होकर ऐसे प्रकट करने के लिए क्या लिखा है? उसको ब्रैकेट में लिखा है, कोष्टक में लिखा है। और अब है 9वां विराम चिन्ह, विवरण चिन्ह। इसे अंग्रेजी में कॉलन एंड डैश कहते हैं। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए पुरुषार्थ 4 हैं, आगे बता रहा है, विवरण दे रहा है, विवरण चिन्ह के माध्यम से। अगला है क्रिया के 2 भेद होते हैं, अब विवरण दे रहा है, पहली सकर्मक, दूसरी अकर्मक। यहाँ पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, तो 2 भेद बताने के लिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। अगला है 10वां चिन्ह। 10वां चिन्ह है हमारा लोप, लोप सूचक चिन्ह, जिसको विलोपन चिन्ह भी बोलते हैं, लोप सूचक चिन्ह या विलोपन चिन्ह। तो इसकी जो परिभाषा है वह है विलोपन चिन्ह, जहाँ किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कोई बात हमने
हमको ये लग रही है गैर ज़रूरी बात है, तो उसका हम क्या कर देते हैं, उस अंश को छोड़ देते हैं। उस अंश को छोड़ करके फिर आगे बात लिखी जाती है। जो गैर जरूरी बात है उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, विलोपित करने के लिए। जैसे मैं तो परिणाम भोग रहा हूँ कहीं डॉट 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 डॉट, बस ये कर दिया है, यानी अब बात हमने विलोपित कर दी है। हमने बात कहनी जरूरी नहीं समझी तो हमने इसको डॉट 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 के माध्यम से क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। कहीं पर हमने उसको एक्स एक्स के माध्यम से विलोपित करते हैं, कहीं पर हमने उसको डैश डैश के माध्यम से विलोपित करते हैं। अगला उदाहरण देखो, तुम्हारा सब काम करूँगा डैश 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 एक्स एक्स एक्स, बोलो बड़ी माँ डॉट डॉट डॉट। अब कुछ कहना चाह रहे थे उसको हमने क्या किया, हटा दिया। और जो अगला हमारा यहाँ पर 11वां जो चिन्ह है विराम चिन्ह, वह है विस्मरण या त्रुटिपूरक, या इसे हंसपाद चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर लगेगा, इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम इसे हंस या त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। त्रुटिपूरक जिसको त्रुटि को पूरा करे। अब कोई किसी वाक्यांश में, वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द लिखने से छूट जाए तो छूटे हुए शब्द के स्थान के नीचे इस चिन्ह का प्रयोग होता है और छूटे हुए शब्द को या अक्षर को ऊपर लिखा जाता है। जैसे भारत, यहाँ पर हमने त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाया, मेरा देश है, तो हम भारत देश है तो मेरा लिखना था हमने, मेरा छूट गया तो हमने क्या किया, इस पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाया, मेरा को हमने ऊपर लिख दिया। किसी हमको गलती को हमने सही करना है तो ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह होता है जो त्रुटि को पूरा करता है। त्रुटि यानी जो गलती होती है हमसे। और 12वां चिन्ह है हमारा संक्षेपक या लाघव चिन्ह, इसको बुलेट चिन्ह भी बोलते हैं, संक्षेपक या लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिख करके हम उसके आगे यह संक्षेपक चिन्ह लगा देते हैं। प्रसिद्धि के कारण लाघव चिन्ह होते हुए भी वह पूर्ण शब्द पढ़ा जाता है। जैसे हमने एक यहाँ पर उदाहरण दिया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो हमने उसको शॉर्ट में क्या, सूक्ष्म रूप में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट में भा, हमने फिर लाघव चिन्ह लगाया, फिर प्रो, फिर लाघव चिन्ह, फिर सौ और लाघव चिन्ह। इसका अर्थ कि उसका पूरा हमने विन्यास करेंगे, क्या होगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसको हमने शॉर्ट में लिखने के लिए, सूक्ष्म में लिखने के लिए इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे पंडित, पंडित को हमने पा और जीरो करके, जीरो यानी जीरो जैसा ही होता है ये लाघव चिन्ह, पा पंडित मदन मोहन मालवीय, तो पा के आगे हमने क्या लिखा, लाघव चिन्ह लगा। उसी प्रकार देखेंगे राऊ मावी राई का हमारे यहाँ प्रयुक्त होते हैं। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज है ना, तो राऊ मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ना। तो इस तरह से हम इसको सूक्ष्म व उसको छोटा करने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे प्राध्यापक के लिए प्रा लिख देंगे, डॉक्टर के लिए डॉ के आगे फिर लाघव चिन्ह लगा देंगे, पंडित के लिए पा के आगे फिर लाघव चिन्ह लगेंगे। फिर जैसे MA, BA, BSc, BCom, MCom, LLB, LLM है ना, ऐसे डिग्रियों को जब हम लिखते हैं, जो हमारी उपाधियाँ होती हैं, उपाधियों को लिखने के लिए ये अधिकांश ऐसे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा 13वां निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह। निर्देशक या योजक से थोड़ा बड़ा होता है, इसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं या योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह के 2 रूप होते हैं। एक पहला रूप है ये देखो आप, छोटा है, और दूसरा है थोड़ा सा इससे बड़ा। देखेंगे उद्धृत वाक्य से पहले, अगर कोई वाक्य हमने कहीं से लिया है, उस वाक्य से पहले ये हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 1, उसमें उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा, अब देखो उसने क्या कहा, तो उसकी जो बात थी उससे पहले हमने ये चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला है किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने के लिए। जैसे साहित्य के 2 भाग हैं, निर्देशक चिन्ह गद्य और पद्य। अगला है समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों या अथवा वाक्यों के बीच में। जैसे आंगन में ज्योत्सना चांदनी छिटकी हुई थी, हैं, तो यहाँ पर हमने इसको बीच बीच में प्रयोग किया है, समानाधिकरण शब्दों के बीच में। अगला नियम है लेख के नीचे लेखक या पुस्तक के नाम से पहले,
है ना। लेख के नीचे लेखक या पुस्तक के नाम से पहले हम करेंगे, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। किसी का कथन, उसका नाम लिख दिया आगे। जहाँ विचारधारा में व्यतिक्रम पैदा होता हो, है ना, जहाँ विचारधारा में क्या हो? व्यतिक्रम पैदा हो। जैसे देखेंगे कौन कौन योजक चिन्ह है, वो कौन कौन उत्तीर्ण हो जाएंगे समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर हमने जाएंगे के बाद क्या करा? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। अब है जो हमारा 14वां है, वह है तुल्यता बोधक। देखेंगे तुल्यता का मतलब बराबरी का सूचक, बराबरी, तुल्यता सूचक भी बोलते हैं इसको, तुल्यता बोधक भी बोलते हैं, जो बराबरी को दर्शा रहा हो। समानता या बराबरी बताने के लिए या मूल्य अथवा ज्ञान कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अनल, अनल बराबर अग्नि, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो बराबरी का बोध कराने के लिए हमने इस तरह से ये चिन्ह है। इसके एक चिन्ह तो इसका बराबर का निशान है, दूसरा जो है ये आपको ईसाइयों के का जो धर्म चिन्ह है उसकी जैसा दिखाई दे रहा है, ये सूली जैसा निशान। अब है 15वां है हमारा संकेत चिन्ह। अब देखेंगे भाई संकेत चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? ये स्टार जैसा बना हुआ है, तारक जैसा चिन्ह बना हुआ है। जब कोई नियम, तारक चिन्ह बना हुआ है, जब कोई नियम या मुख्य बात बतानी हो तो उससे पहले हम ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात हमने स्टार करके लगा रखी यहाँ पर, प्रातःकाल उठना चाहिए। दूसरा, भ्रमण के लिए जाना चाहिए। अब है बस 16वां जो हमारा विराम चिन्ह है वह है समाप्ति सूचक चिन्ह या इतिश्री चिन्ह। इतिश्री मतलब समाप्त करना है, इतिश्री कर देना, जैसे तैसे समाप्त करना है। देखिएंगे इस चिन्ह में किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे भाई यहाँ पर अब 2-3 रूप दिखाई दे रहे हैं इसमें। एक तो ये डैश वाला है, दूसरा XX वाला है, यहाँ पर फिर स्टार स्टार है। इस तरह से जो है ये मतलब हमको ये दिखा रहा है कि अब कोई ग्रंथ या अध्याय जो है हमारा समाप्त हो चुका है। तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह है, समाप्ति को बता रहा है कि अब की कोई बात पूरी हो गई है, कोई लेख या कोई ग्रंथ, कोई अध्याय समाप्त हो गया है। तो वहाँ जब हम कोई लेख अध्याय समाप्त करते हैं, कोई किताब को समाप्त करते हैं, तो आखिर में यह समाप्ति सूचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। अब है 17वां विराम चिन्ह है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनः धन उक्ति, यानी जो दोबारा कथन कहे जाते हैं उनको पुनरुक्ति कहते हैं। दो पुनरुक्ति सूचक, इसके प्रयोग करने से एक ही शब्द को एक के नीचे एक कई बार नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे कक्षा में बच्चों के नाम लिखेंगे या हम बहुत सारे लोगों के नाम लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? हम श्री श्री लगाते हैं। तो हम बार बार श्री नहीं लगाएंगे, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे? श्री, मेरा नाम लिखेंगे श्री जयवीर सिंह। अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ, पहला नाम श्री जयवीर सिंह, उसके बाद अगर किसी और का नाम आता है तो हम श्री की जगह क्या कर देंगे? इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को लगा देंगे, आगे उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैं श्री रमेश सिंह। अब आप श्री लगाने की जरूरत, श्री हम बोलेंगे तो मुँह से, लेकिन जो है लिखते वक्त उसमें हमने श्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। श्री लिखने की जगह हमने क्या कर देंगे? इसका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे। इसको कहीं तदैव भी बोलते हैं, है ना, तदैव, है ना। यथोपरि, जैसे ऊपर कहा गया है ना, यथोपरि, तदैव। तो ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। इसको हमें बार बार कोई चीज़ नहीं लिखनी पड़ती है, केवल पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लिख दिया तो हमारी बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई ऊपर वाली लाइन में था तो ये नीचे वाली लाइन में भी स्वतः ही समझा जाए। अब है हमारा 18वां उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह, इसको अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड में ये कॉलन रहता है बना हुआ। तो मूल बात को कहने से पहले इसका प्रयोग होता है। जब हमने कोई बात कहनी है, जैसे राम 3 हैं, तो हमने मूल बात कहनी है उससे पहले क्या ये मैं कॉलन चिन्ह लगा दूंगा, उपविराम चिन्ह लगा दूंगा। श्री राम, परशुराम और बलराम, ये 3 राम हैं। इसी प्रकार मैं लिखूंगा कामायनी, आगे लिखूंगा एक महाकाव्य, है ना।
इस तरह से जो है हम इनका प्रयोग करेंगे उपविराम चिन्ह का प्रयोग। अगला चिन्ह है जो हमारा जो 19वां चिन्ह है वह है तारकपाद टिप्पणी चिन्ह। तारकपाद टिप्पणी चिन्ह देखेंगे आप, ये प्लस प्लस है, बराबर है, फिर डॉट 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 है, फिर स्टार स्टार बना हुआ है। तो ये कहाँ प्रयुक्त होता है देखेंगे, इसे फुटनोट भी कहते हैं। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग करते समय, इस चिन्ह का प्रयोग लेखन करते समय तब किया जाता है जब टिप्पणी अथवा फुटनोट दिया जाता है ना। इस चिन्ह को प्रासंगिक शब्द अथवा वाक्यांश अथवा वाक्य के से संबंध रखने वाले अंश को इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे एक रेखा खींचकर लिखा जाता है हैं। जैसे कहीं पर हम कोई वाक्यांश है और ऊपर जो है हमने वाक्यांश में कोई बात लिख रहे हैं तो हमें उसके ऊपर जो है स्टार बना देंगे। उसी को हमने उसी का विवरण देने के लिए कोई शब्द है, कोई हम पाठ लिख रहे हैं, उसमें बीच में कोई शब्द ऐसा है जो क्लिष्ट है और हमने को इसको स्पष्ट करना है तो उस शब्द के ऊपर हम ऊपर तो हमने स्टार लगा देंगे और उसको उस पेज के आखिर में हम जो है फुटनोट लिख देंगे स्टार लगा के कि उस शब्द का अर्थ ये था नीचे। तो हम एक उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर चला लेंगे, आप समझ लेंगे। उदाहरण के लिए आपके सामने स्क्रीन पर हम चला लेंगे। जो कोई वाक्यांश है, कोई शब्द वाक्यांश है, कोई हमने ऊपर जो है कोई लेख लिखा हुआ है तो उस लेख को अगर हम जब लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो उनको हमको स्पष्ट करने की ज़रूरत होती है। तो हम लेख के आखिर में वहाँ पर तो उस शब्द में स्टार लगा देंगे और लेख के आखिर में हम क्या करेंगे, उस शब्द को स्पष्ट करने के लिए नीचे फुटनोट या तारक पद टिप्पणी चिन्ह लगा करके उसको स्पष्ट कर देंगे। तो ये था हमारा 19वां चिन्ह। और 20वां चिन्ह जो हमारा हुआ है संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह क्या होता है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह की जैसा होता है, ऐसे ही लिखते हैं इसको भी। इसका जो लिखने का तरीका है वो यही है। और संबोधन चिन्ह में, संबोधन चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होगा, जहाँ पर हम किसी को संबोधित कर रहे हों। वाक्यांश में अगर हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं अरे, अगर मैं किसी को पुकार रहा हूँ तो हम क्या कहेंगे, अरे ज़रा इधर आइए, है ना, अरे। अच्छा, आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। जैसे महोदय, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो महोदय के आगे हम क्या लगाएंगे, संबोधन चिन्ह आगे लिख देंगे, आपसे कुछ कहना है। इस तरह से हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हम माता जी, हम बोले गुरु जी, अब हम आगे संबोधन चिन्ह का प्रयोग करेंगे गुरु जी के लिए कहा गया है ना। पिताजी के लिए, माता जी के लिए, है ना। प्रधानमंत्री के लिए, है ना, प्रधानमंत्री जी लिखेंगे, फिर आगे संबोधन चिन्ह लगा देंगे हैं। तो ये संबोधन चिन्ह संबोधित करने के लिए होता है जब हम किसी को कोई बात संबोधित करें। तो साथियों, ये थे हमारे जो 20 विराम चिन्ह। आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि जो है स्क्रीन पर वह मैं नहीं दिख पाया, क्योंकि इस पर बहुत कुछ मैंने लंबा लेख लिखा हुआ है। तो उस लेख को जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा मेरे पास इसका संसाधन नहीं था। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें स्लाइड बनाकर मैं उसको चला सकता था, लेकिन जितने मेरे पास संसाधन हैं उसका प्रयोग करके मैं इस प्रकरण को आपको और सुबोध बनाया है, सरल बनाया है, सहज बनाकर आपके सामने यथासंभव मैंने जो है इस प्रकरण को सुबोध सरल बनाने का आप प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये आज विराम चिन्ह का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। और आपको ये प्रकरण कैसा लगा तो आप दूसरों से अवश्य साझा कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।